हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दुबे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम देख रहे हैं पार्ट 10 वृत्त में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेकर आए हैं और साथ साथ में और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आने की संभावनाएं ज्यादा है। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। यहाँ हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती हैं KG to 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना पड़ता। हम यहाँ पर यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन सभी बोर्ड्स की बेहतरीन तैयारी करवाते हैं। साथ साथ में अगर आप किसी और बोर्ड से हैं और NCERT की बुक को पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल ये क्लासेस देख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। साथ साथ में अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स इसको ग्रैब करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इसे ग्रैब कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। इसमें दिया है चित्र में वृत्त का केंद्र O है, आपको दिख रहा है, जिसकी AB और CD दो जीवाएं बिंदु E पर काटती हैं। यदि CE बराबर 4 सेंटीमीटर तथा ED बराबर 2 सेंटीमीटर है तो आपको AE गुणे EB का मान ज्ञात करना है। ध्यान देना, जब भी वृत्त की दो जीवाएं दोनों अंदर होनी चाहिए, जीवाएं तो वैसे अंदर ही होती हैं, तो दो जीवाएं अंदर एक दूसरे को काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो ऐसे केस में एक रिलेशन बनता है। इनके संगत पार्ट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो AE गुणे EB, याद रखना है रिलेशन, AE गुणे EB किसके बराबर हो जाएगा, ये तो आपको पता चल चुका होगा, ये बराबर हो जाएगा CE गुणे ED के। एक जीवा को पकड़ो AE गुणे EB, ये किसके बराबर, CE गुणे ED के बराबर हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे CE गुणे ED। यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ध्यान देंगे यहाँ पे। तो किसका मान पता है, इसका मान हमें निकालना है AE गुणे EB का, और CE का मान कितना है भाई, CE 4, ED का मान कितना है, ED ये है 2, तो 4 गुणे 2 ये कितना आ जाएगा, 8। कितना आ जाएगा, AE गुणे EB 8 आ जाएगा। क्लियर है बातें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे, बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। अभी आप अति लघुत्तरीय क्वेश्चन देख रहे हैं, तो अति लघुत्तरी में आसान और छोटे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। थोड़ी देर में हम लघुत्तरी और दीर्घ उत्तरीय सबकी बात करने वाले हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। चित्र में O वृत्त का केंद्र है। यदि एंगल BOC का मान 110 डिग्री है तथा AB तथा AC वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, तो एंगल OAB की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, OAB मतलब इस कोण का, OAB इस कोण का माप आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान देना, यहां पर ये 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है, ये स्पर्श रेखा है आपकी और ये त्रिज्या है, इनके बीच का कोण 90 डिग्री होता है। और जिस प्रकार से ये 90 डिग्री हुआ है उसी प्रकार से बिल्कुल ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है बातें। तो 90-90 ये दोनों 180 होते हैं और इन दोनों का मान भी 180 होता है जोड़ने पर। क्यों? क्योंकि ये चारों कोण एक चतुर्भुज बनाते हैं। कौन कौन से चार कोण, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये एक चतुर्भुज बना रहे हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। अब ये दोनों मिलके अगर 180 हो रहे हैं तो इन दोनों को भी मिलके 180 डिग्री होना पड़ेगा। अब ध्यान देंगे, यहां पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे एंगल BAC प्लस एंगल BOC, ये 180 डिग्री के बराबर होंगे। ठीक है, 180 डिग्री के बराबर ये और ये। अब ये 110 है तो इसका मान BOC का 110 रख देंगे। BAC हमें नहीं पता है तो BAC को ऐसे ही लिख लो आप, बराबर 180 डिग्री। और यहां से आप BAC का जो मान निकाल पा रहे हैं वो आ रहा है 180 माइनस 110, जो आ जाएगा 70 डिग्री के बराबर। मतलब ये वाला पूरा कोण कितना आ गया, 70 डिग्री। अब ये जो AO है, रेखा AO, कोण A का अर्धक है, कोण A का अर्धक है। क्या है, अर्धक है, अर्धक है। तो ये जो रेखा जा रही है इस कोण को दो बराबर बराबर भागों में बांट रही है। अब ये पूरा कोण 70 का है तो ये भी 35 का हो जाएगा, और भाई नीचे वाला भी कितने का हो जाएगा, 35 का हो जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल OAB, एंगल OAB मतलब इस छोटे कोण की बात कर रहा हूं मैं, OAB। ध्यान देना, इतने की बात कर रहा हूं, बस इतने की, जहां मेरी पेन चल रही इतने की बात कर रहा हूं, ऊपर वाले पार्ट की, जो मोटा सा दिख रहा है आपको, ऊपर वाले पार्ट की, इतने की, OAB। अब ये जो कोण है ये पूरे का आधा है, तो लिखेंगे ये आधा है पूरे कोण का। पूरे कोण का मतलब BAC का आधा है, BAC का आधा है। अब BAC 70 है तो 70 का आधा करेंगे आप, तो इसका मान निकल के आ जाएगा कितना, 35 डिग्री।
क्लियर है, आसान क्वेश्चन था, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना। ये सब मोस्टली क्वेश्चंस, मतलब कि जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ 90% क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पहले आ चुके क्वेश्चंस हैं, तो इसको हल्के में नहीं लेना है ना, इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है, ढंग से करना है इसको। चित्र में एपी बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है, एपी मतलब यहां से लेके यहां तक 8 सेंटीमीटर है, केंद्र का नाम दे दो ओ। सीपी बराबर 6, सीपी ये वाला 6 सेंटीमीटर है। पीडी बराबर 4, पीडी बराबर 4 सेंटीमीटर है। तो पीबी एबी की लंबाई ज्ञात कीजिए, एबी यहां से लेके यहां तक, इसकी लंबाई छोड़ दो, अब पीबी को मान लो x, पीबी को कितना मान लिया x, तो माना पीबी बराबर x सेंटीमीटर, माना पीबी बराबर x सेंटीमीटर। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने एक रिलेशन बताया था जीवाओं के बारे में कि एपी गुणे पीबी जो होता है, एपी गुणे पीबी जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, डीपी गुणे पीसी के, डीपी गुणे पीसी के बराबर हो जाता है। अब ध्यान देना, एपी का मान कितना है 8, पीबी का मान कितना है x बराबर डीपी का मान कितना है 4 और पीसी का मान कितना है 6। यहां से x का मान निकालेंगे तो 4 गुणे 6/8, 4 दूना 8, 2 तिया 6, मतलब कि x का मान आ गया 3 सेंटीमीटर। अब आपसे AB पूछ रहा है, तो AB क्या है, AP प्लस BP, AP प्लस BP करेंगे तो AB आ जाएगा। AB पूरा चाहिए तो AP और PB को आपस में जोड़ देंगे, 8 और x, AP का मान 8 है और BP का मान x जो कि 3 आ चुका है, तो AB जो आ जाएगा वो आपका 11 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। आसान और बेहतरीन क्वेश्चन, एक बार स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे आप लोग। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। ये रहा दोस्त क्वेश्चन नंबर 4। चित्र में एक वृत्त जिसका केंद्र O है, त्रिभुज ABC की भुजा BC को बिंदु P पर स्पर्श करता है, ठीक है। एक त्रिभुज दिख रहा है आपको ABC और जो P स्पर्श बिंदु है इस वृत्त का और BC रेखा का, तथा भुजा AB व AC को आगे बढ़ाने पर क्रमशः बिंदुओं Q तथा R पर स्पर्श करता है। मतलब AB को आगे बढ़ा दिया तो Q पर स्पर्श कर रहा है यहाँ पर, और AC को आगे बढ़ा दिया तो कहाँ पर स्पर्श कर रहा है, R पर। तो आपको ये सिद्ध करना है जो भी दिया हुआ है, ये आपको सिद्ध करना है। आओ दिमाग लगाते हैं इसमें, है ना, ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना एकदम बढ़िया से। क्या कोई भुजा बराबर दिया है, नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, अगर मैं बोलूं कि बिंदु A एक बाह्य बिंदु है और बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होती, मतलब ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई, ये दोनों वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, AQ और AR। तो लिखेंगे बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। रेखाओं की लंबाइयां आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ये बात क्लियर है। अब ये बात क्लियर है तो आप लिख सकते हैं AQ बराबर QR, इसलिए AQ बराबर QR, AQ बराबर QR नहीं AR, AQ बराबर AR। ये बात समझ में आ गई कि ये जो AQ स्पर्श रेखा है वो AR के बराबर होगी, क्योंकि दोनों एक ही बिंदु A से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं वृत्त के ऊपर। इसी प्रकार से, बिल्कुल इसी प्रकार से आप बिंदु B को पकड़ेंगे और BP बराबर क्या हो जाएगा, BQ, क्योंकि B एक बाह्य बिंदु है और बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं आपको दिख रही, एक BP दिख रहा है और एक BQ दिख रहा है। तो लिखेंगे इसी प्रकार BP बराबर BQ, और ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। और C को देखो जरा, C को जरा देखो, CR बराबर क्या, CP बराबर CR, CP बराबर CR। ये तीनों बातें समझ में आ चुकी हैं। बाह्य बिंदु A से देखा तो AQ बराबर AR, बाह्य बिंदु B से देखा तो BP बराबर BQ, और बाह्य बिंदु C से देखा तो CP बराबर CR। मतलब बाह्य बिंदु से जितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, दो की दो, दोनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं हमेशा। अब यहां तक की बात हमें सर क्लियर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं और ध्यान देंगे, यहां पर हम काम करते हैं। त्रिभुज ABC का परिमाप हमें लाना है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABC का परिमाप लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC का परिमाप, है ना, ऐसे क्वेश्चंस में दिमाग लगाना पड़ता है भाई, ध्यान देना, कैसे कैसे जुगाड़बाजी करके ये हमें सिद्ध करना है। आओ सिद्ध करेंगे, हो ही जाएगा। ABC का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योगफल, AB प्लस BC प्लस AC।
तीनों भुजाओं का योगफल AB, BC और AC। क्लियर है। अब BC को मैं तोड़ सकता हूं, AB, BC, ये BC को मैं BP प्लस PC लिख सकता हूं क्या? BC को BP प्लस PC, तो BC की जगह आप लिख देंगे BP प्लस PC और AC लास्ट में आ जाएगा। अब BP किसके बराबर है? BP किसके बराबर है? ध्यान दो, यहां से BP है BQ के बराबर, तो आप BP की जगह BQ रख देंगे, AB प्लस BP की जगह क्या? BQ प्लस PC किसके बराबर है? PC की जगह CR रख देंगे, PC की जगह CR प्लस AC। कोई डाउट? कुछ नहीं किया, BC को तोड़ दिया BP प्लस PC में और समीकरण 2 तथा 3 से BP और PC का मान रख दिया। अब ध्यान देना, AB और BQ को मिलाने पर क्या हमें एक Q मिल रहा है? AB और BQ इन दोनों को मिलाने पर क्या मिल रहा है? पूरा का पूरा एक Q। और इसी प्रकार से AC और CR, यहां से यहां तक AC, यहां से यहां तक CR, पूरा मिल जाएगा AR। क्या मिल जाएगा? पूरा का पूरा AR। समीकरण 1 को देखना कि AQ और AR ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो AQ को ऐसे ही रहने दो और AR की जगह पर भी आप क्या लिख देंगे? AQ। तो मिला जुला के कितना आ गया? 2AQ। क्या? त्रिभुज ABC का परिमाप। त्रिभुज ABC का क्या? परिमाप। यहां तक क्लियर है बातें? अब 2 को इधर ले आएंगे तो 1/2 बन जाएगा, 1/2 त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर, यहां पर क्या बचा? 2 तो उधर चला गया, तो यहां पर बच जाएगा आपका AQ। और यही AQ किसके बराबर है? यही वाला AQ AR के भी बराबर है। तो ये आपका सिद्ध हो चुका है, जो भी आपको सिद्ध करना था। तो क्वेश्चन इजी था, बस आप मतलब कि होता नहीं है कि समझ में ही नहीं आ रहा थी कहां से क्या करना है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जब भी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, हमेशा उनको बराबर करेंगे, अपने आप दिमाग आपका काम करने लगेगा कि आगे का खेल आपको कैसे खेलना है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, बेहतरीन क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त। बात करेंगे दोस्त अगले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्या बात हो रही है यहां पर? 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ऐसा क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में भी देखा था, फिर से देख रहे हैं आज। ध्यान देना इसका फोटो। 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं, मतलब कि दोनों का एक ही केंद्र है, दोनों का एक ही केंद्र है। ये रहा O, दोनों का एक ही केंद्र। जब 2 या 2 से ज्यादा अधिक वृत्तों का एक ही केंद्र होता है तो उन वृत्तों को आपस में हम बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्लियर है बातें? ठीक है। अब बोल रहा है कि जो इसके स्पर्श रेखा है, बड़े वाले की जीवा बन रही है, छोटे वाले की स्पर्श रेखा बड़े वाले की जीवा बन रही है। नाम भी दिया है, नाम कुछ नहीं दिया तो हम नाम ले लेते हैं AB। यहां स्पर्श बिंदु है, इसको नाम दे दिया M। अब यहां से हम एक लंब खींच देंगे इसके ऊपर 90 डिग्री का, जो केंद्र से डाला गया जीवा पर लंब। अभी छोटे वृत्त को भूल जाओ, छोटे वृत्त को भूल जाओ। तो ये जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा है AB, और केंद्र बिंदु O से इस पर एक लंब डाला जा रहा है। तो लिखेंगे केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है ना? जीवा को 9th क्लास में पढ़े हो ना ये प्रमेय, जीवा को समद्विभाजित करता है। कोई डाउट नहीं है? एकदम बढ़िया, चकाचक समद्विभाजित करता है। अब जब समद्विभाजित करेगा तो हम लिख सकते हैं कि भाई AM और BM आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। AM और BM आपस में बराबर होंगे। यहां पर आपको कुछ मान दिया है सॉरी, आप OA को मिला दो, OA को मिला दो। बड़े वृत्त की त्रिज्या बन गई OA जो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। छोटे वृत्त की त्रिज्या ये रही, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है, ये कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ये आपको एक समकोण त्रिभुज नजर आ रहा होगा यहां पर। ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम है OMA। तो लिखेंगे त्रिभुज OMA में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, प्रमेय के अनुसार। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं और देखते हैं क्या बात हो सकती है, क्या बात बन सकती है। कर्ण का वर्ग OA का वर्ग बराबर हो जाएगा OM का वर्ग प्लस AM का वर्ग। पाइथागोरस थ्योरम यही तो कहती है, यही तो कहती है। तो OA का मान 5 हो गया, 5 का वर्ग बराबर OM, OM का मान 3 हो गया दोस्त, 3 का वर्ग प्लस AM का वर्ग।
5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये हो गया am का वर्ग और ये आ गया 16 और स्क्वायर इधर आएगा तो इसको रूट में डाल देगा am। तो am का मान यहां से दोस्त आ चुका है कितना, 4 सेंटीमीटर। am का मान कितना आ चुका है, 4 सेंटीमीटर। जब am बराबर bm है, am बराबर bm है तो ये दोनों के दोनों कितने हो जाएंगे, 4 सेंटीमीटर। ये दोनों बराबर है आपस में, am और bm, देखो यहां पर बताया भी हूं मैं। तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। और ab का मान आपसे पूछा जा रहा है तो ab का मान कितना हो जाएगा, AB का मान यहां पर हो जाएगा 4 + 4 मतलब कि 8 सेंटीमीटर। कितना, 8 सेंटीमीटर। फिर से एक बार देखते हैं इसको। ये स्पर्श रेखा है छोटे वाले वृत्त की। स्पर्श रेखा जो होती है यहां पर 90 अंश का कोण बनाती है और हमें पता है कि केंद्र से डाला गया लंब जो होता है, लंब हो गया ये, वो ये जीवा को 2 बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो ये 2 बराबर बराबर भाग हो गए, इसमें हमने पाइथागोरस लगा दिया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया तो ये भी 4 हो गया। 4 और 4 दोनों मिलके AB का मान कितना आ चुका है, 8 सेंटीमीटर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये तो आसान क्वेश्चन था, NCERT में पहले भी बता चुका हूं ये क्वेश्चन में। बात करेंगे प्रश्न संख्या 6 की। चित्र में AB तथा CD वृत्त की 2 जीवाएं हैं, AB तथा CD। जीवा की बात कर रहा है तो आपका ध्यान बस यहां से यहां और यहां से यहां अभी जाना चाहिए। जो आगे बढ़ाने पर बिंदु P पर मिलती हैं, यदि PA बराबर PC हो, ये आपको दिया हुआ है कि PA बराबर क्या है, PC है, तो आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों जीवाएं AB और CD आपस में बराबर होंगी। यहां पर ध्यान देना, एक रिलेशन आता है। रिलेशन क्या आता है कि जो बाहर वाला भाग है वो ले लो P से, तो क्या हो जाएगा PD। जब भी आपको ऐसी 2 छेदक रेखाएं दिखें, स्पर्श रेखाएं तो है नहीं, ये स्पर्श रेखा है क्या, नहीं है, ये दोनों छेदक रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं, छेदक रेखाएं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेकेंट बोलते हैं, छेदक रेखाएं हैं ये। स्टार्टिंग में बताया था छेदक रेखा क्या होती है। अब दोनों छेदक रेखाएं, इनमें एक संबंध आता है। जिसको संबंध आएगा फटाफट कर लेगा, जिसको नहीं आएगा वो नहीं कर पाएगा। संबंध क्या है कि ये बाहर वाला जो हिस्सा दिख रहा है PD और ये पूरा हिस्सा जो दिख रहा है PC, इन दोनों को गुणा कर दो, PD गुणे PC। यही काम दूसरे वाले के साथ, जो बाहर दिख रहा है PB और पूरा जो दिख रहा है PA, पूरा क्या, PA, बाहर वाला PB और गुणा हो गया पूरा PA। कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान देना, यहां पर क्या हो रहा है कि PA और PC आपस में बराबर हैं तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। PA और PC आपस में बराबर हैं तो दोनों आपस में कट जाएंगे और यहां से सिद्ध हो रहा है आपका कि PD बराबर क्या, PB, PD बराबर क्या, PB। समीकरण संख्या 1। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमें पता है कि PA बराबर PC, PA इधर वाला है ना, PD किधर है, PD PC की तरफ है तो PC को पहले लिखेंगे। PC बराबर PA, ये हमें दिया है और इसको मैंने मान लिया समीकरण 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। PC माइनस PD और यहां पर आ गया PA माइनस PB, PC में से, पूरे PC में से आप PD को माइनस करो, पूरे PC में से इतना माइनस करो, क्या बचेगा, इतना माइनस करो, क्या बचेगा, CD। क्या बच जाएगा दोस्त, CD। और इसी प्रकार इधर क्या बच जाएगा, AB। क्या यही सिद्ध करना था, बिल्कुल। तो ये रिलेशन याद रखेंगे तो फटाफट आप काम कर पाएंगे। कौन कौन सा रिलेशन याद रखना, एक तो ये हो गया। दूसरा रिलेशन क्या बताया था मैंने, दूसरा रिलेशन अभी आपने यहां देखा कि जब दोनों जीवाएं अंदर ही प्रतिच्छेद करेंगी तो इतना गुणे इतना बराबर इतना गुणे इतना। ये सारी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये बातें मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ये बातें मैं बहुविकल्पी प्रश्न जब कराया था उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट इसी तरह के बताया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। एक बिंदु A है, ये एक वृत्त है और ये एक बिंदु A है जो वृत्त के केंद्र O से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर इससे एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है और स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। केंद्र से इस स्पर्श बिंदु को मिलाएंगे, जहाँ पर स्पर्श रेखा वृत्त को टच करती है, इसको हम स्पर्श बिंदु बोलते हैं। अगर मैं त्रिज्या को स्पर्श बिंदु से मिला दूंगा तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बन जाता है। ऐसा प्रमेय में पढ़ाया था कि वृत्त की स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, इसको हमने x मान लिया। माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, x है। माना वृत्त की त्रिज्या OM बराबर x सेंटीमीटर। माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, त्रिज्या का नाम OM बराबर
x सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। त्रिभुज OMA में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। OA का स्क्वायर बराबर OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। OA कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर OM कितना है नहीं पता, x है, x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर इधर आके माइनस हो जाएगा 16, x स्क्वायर का मान 9 आ चुका है, तो x का मान कितना आ जाएगा √9, मतलब कि 3 सेंटीमीटर। x का मान कितना आ जाएगा दोस्त 3 सेंटीमीटर। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची स्पर्शियां केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा से बराबर कोण बनाती हैं। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां केंद्र को बाह्य बिंदु से स्पर्शियां जो हैं केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा से बराबर कोण बनाती हैं। केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा मतलब ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। एंगल APO जो है वो एंगल BPO के बराबर है, ऐसा आपको सिद्ध करना है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है। अब हम लघुत्तरीय में घुस गए हैं। वही मैंने देखा कि ये अति लघुत्तरीय तो नहीं है, नहीं तो शॉर्टकट में बताता मैं छोटे में। अभी लघुत्तरीय, इसमें सिद्ध भी करना है और ये मान भी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है कि ये दोनों कोण बराबर हैं। एंगल APO बराबर है एंगल BPO के। सवाल समझो पहले। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन, जैसे मैं अभी 2 बार पढ़ा हूं क्वेश्चन आपके सामने, कभी कभी क्वेश्चन पढ़ के हवा ही नहीं लगती कि भाई करना क्या है। अब यही नहीं पता रहेगा कि करना क्या है, करोगे क्या। यहां पर बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां, ये 2 स्पर्शियां खींच दी गई हैं। केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा मतलब केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली इस रेखा के साथ दोनों स्पर्शियां बराबर कोण बनाती हैं। मतलब ये वाला कोण APO जो है वो इस कोण BPO के बराबर होगा, ऐसा आपको सिद्ध करना है। ये सिद्ध करना बड़ा ही आसान है अपने लिए भाई। दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे और साफ साफ बता देंगे छोटे शब्दों में कि भाई CPCT से ये दोनों एंगल्स, दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज OAP तथा OBP में, त्रिभुज OAP तथा OBP में, त्रिभुज OBP में इन्हीं दोनों त्रिभुजों की बात हो रही है। इसमें OA बराबर OB है, OA बराबर क्या है OB है। ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में हमेशा बराबर होती हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। इंग्लिश में जब एक त्रिज्या होती है तब हम उसको रेडियस लिखते हैं, और जब ये बहुवचन में जाता है तब ये बन जाता है रेडियाई, है ना। तो रेडियाई कहीं देखना तो रेडियो मत समझना इसको दोस्त, रेडियो नहीं है, रेडियाई मतलब बहुत सारी त्रिज्याएं। तो एक ही वृत्त की कितनी भी त्रिज्याएं हों सब कुछ आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, सारी की सारी त्रिज्याएं। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा बताओ, आप लोग भी बताओ भाई। OP बराबर OP सर, OP बोलते हो ना कमेंट बॉक्स में। OP पता नहीं उसका मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म लिख के बताना मुझे। ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है ना। OP बराबर OP हो गया। और आपने देखा कि हमने दूसरा काम किया था कि ये वाला और ये वाला दोनों साइड सब बराबर होंगी, दोनों एक ही त्रिज्याएं हैं, और ये भुजा भी बराबर होगी क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां जो होती हैं वो लंबाई में बराबर होती हैं। तो लिखेंगे AP बराबर BP, AP बराबर BP। यहां पर कारण खुद से लिख देंगे, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां लंबाई में बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज OAP और दूसरा त्रिभुज कौन सा है OBP आपस में सर्वांगसम सिद्ध हो चुके हैं, भुजा 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 सर्वांगसमता कसौटी के अनुसार। जब दोनों को आपने सर्वांगसम कर दिया तो बाई CPCT बोल सकते हैं कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। कौन सा कोण, किस कोण के, एंगल APO, एंगल APO बराबर हो जाएगा एंगल BPO के बाई CPCT, जो आपको सिद्ध करना था। कोई डाउट नहीं यहाँ तक सिद्ध करने में, आसान है, पहले भी करा चुका हूं, फिर से करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं आगे। चित्र में एंगल AOB का मान अगर 100 डिग्री है तो एंगल APO का मान ज्ञात कीजिए। अब ये पूरा का पूरा 100 डिग्री है। मैंने बताया कि इसका और इसका, इन दोनों का योगफल 180 होता है, इन दोनों का योगफल 180 होता है। तो लिखेंगे एंगल AOB प्लस एंगल APB
180 होगा, एंगल AOB का मान 100 है, एंगल APB 180 होगा, तो एंगल APB का मान मतलब यहां से निकल के आ रहा है कितना, 180 माइनस 100 मतलब कि 80 डिग्री। कितना, 80 डिग्री। ये पूरा कोण कितना है, 80 डिग्री का पूरा पूरा। तो आधा पूछ रहा है आपसे, कौन सा पूछ रहा है, APO, ये वाला कोण, बस इतना आधा पार्ट। तो लिखेंगे जो APO है ना, वो पूरे कोण का आधा है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो ये जो पूरा कोण है इसका आधा करोगे तो ये मिल जाएगा APO। तो पूरे कोण का मतलब पूरा कोण कितना था अपना, APB का आधा है। APB का मान अभी आपने निकाला कितना, 80, तो ये कितना आ गया, 40। कितना आ गया, 40। एक बार फिर से समझेंगे इसको। ये 100 था तो वो 80 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योगफल कितना, 180 होता है। और यहाँ पर ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो ये भी 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा। आसान है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन था। और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा, चित्र में वृत्त का केंद्र O है। भाई पता है, बार बार बता रहा है वृत्त का केंद्र O है ना। बताने तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन इसका काम है बताना। यदि एंगल BAC बराबर 30 डिग्री है तो ADC का मान ज्ञात कीजिए। ये 30 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये अर्धवृत्त में बना कोण, 9th क्लास याद करो, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो लिखेंगे एंगल ACB बराबर 90 डिग्री। इसका कारण लिखेंगे, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, मतलब 90 अंश के बराबर होता है, समकोण होता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है सर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर बात कर लेते हैं ये वाला कोण। ये वाला कोण कितने का हो जाएगा, ये वाला कोण भाई कितने का, कुछ और दिया है क्या, 30 दिया था ये, ठीक है। अब ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना, 60 हो जाएगा। लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना, तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 आने वाला है, मतलब इतना प्लस इतना प्लस इतना, तीनों को जोड़ दो। एंगल CAB प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB, इन तीनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा। यहां पर लिख लेना, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। सबका मान रखो। CAB 30 डिग्री, ABC नहीं पता सर, वो 60 लिखा है लेकिन 60 आया नहीं है ना, वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया था कि ये 90 है, ये 30 है, तो इसको 60 होना पड़ेगा। लेकिन 60 कैसे आएगा वही मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। और ACB हमें पता है 90, यहाँ पर ACB निकाला था 90 बराबर 180। तो इस प्रकार से जब आप ABC का मान यहाँ से निकालेंगे तो 180, इन दोनों को उधर भेज दो, -30 -90 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा कितना, 60 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अब आपको पता है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज बना रहे हैं। कौन सा, चक्रीय चतुर्भुज। पढ़ा है ये भी, कौन सी क्लास में पढ़ा है, 9th क्लास में, चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि सम्मुख कोण जो होते हैं, या अभिमुख कोण भी बोल सकते हो, सम्मुख कोणों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल D बराबर 180 डिग्री। लिखेंगे ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, और इनके अभिमुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। लिख लेंगे आगे, इसके अभिमुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। यहां पर मान रखेंगे B और D का। B का मान कितना है, 60 प्लस D बराबर 180, तो D यहां से आ जाएगा 60, उधर जाके माइनस हो जाएगा 120 डिग्री। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है ये। O केंद्र वाले वृत्त के बाहर स्थित बिंदु T से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई हैं। दिख रहा होगा आपको, T बाह्य बिंदु है, यहां से दो स्पर्श रेखाएं, एक TP और एक क्या है, TQ है, जो वृत्त को P और Q बिंदुओं पर स्पर्श करती हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि PTQ जो है, PTQ मतलब ये पूरा कोण इस कोण का, OPQ का, इस कोण का 2 गुना है। याद आया कुछ इसको देख के,
एनसीईआरटी का उदाहरण है ये, और बोर्ड में, यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है ये, है ना। ध्यान देंगे इसको, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं जब कराया था तभी भी बोला था मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप देख भी पा रहे हैं कि बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। बात करेंगे कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। जैसे वहां बताया था बिल्कुल वैसे ही यहां पे बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीका, इससे आसान तरीका हो ही नहीं सकता। आपको ये पता है दोनों स्पर्शियां बराबर होती हैं, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, तो यहां पर लिख देंगे भाई टीपी बराबर टीक्यू। कारण आप खुद लिखेंगे, है ना, कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में लंबाई में बराबर होती हैं, टीपी बराबर टीक्यू। अब ध्यान से जरा टीपी क्यू को देखो, त्रिभुज टीपी क्यू में जब दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये टीपी और टीक्यू दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो लिखेंगे एंगल टीपी क्यू बराबर हो जाएगा एंगल टीक्यू पी के। यहां भी कारण खुद से लिखेंगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। समान भुजाओं के, बराबर भुजाओं के सामने आमने वाले कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये लिख देंगे। क्लियर है यहां तक की बातें दोनों, कि दोनों भुजाएं बराबर थी तो दोनों कोण बराबर होंगे, और दोनों कोण का मान मैंने मान लिया क्या, थीटा। दोनों कोण का मान मैंने क्या मान लिया, थीटा। तो यहां पर लिख देंगे कि दोनों कोण को थीटा मान लिया। यहां पर थोड़ी सी जगह बनाएंगे और लिखेंगे बराबर थीटा माना। कारण जरूर लिख लेंगे, यहाँ पे कारण खुद से लिख लेंगे, है ना। जहां भी ऐसे लाइन लगा रहा हूं वहां पे कारण आप खुद से लिखेंगे। यहां तक क्लियर है बातें कि दोनों भुजाएं बराबर, दोनों कोण बराबर, और दोनों को थीटा मान लिया गया है। अब इन तीनों कोणों का योगफल कितना होगा, मतलब इस त्रिभुज के, इस वाले त्रिभुज के टीपीक्यू के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा भाई, तो सबको पता होगी ये बात। निकम्मे से निकम्मे बच्चे को पता होगी कि भाई इसका योगफल जो होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। एक तो PTQ है, एक तो PTQ ये वाला कोण भाई, और दूसरा ये थीटा और ये थीटा। इन तीनों का योगफल करने पर कितना आ रहा है, 180 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कि PTQ प्लस 2 थीटा बराबर 180 डिग्री। 2 थीटा बराबर कितना, 180 डिग्री माइनस PTQ। देखो ये जो मान लिया है ना थीटा, ये मुझे नहीं चाहिए, थीटा नहीं चाहिए, तो थीटा का मान निकालना। याद रखना ये बात कि इस थीटा का मान निकालना है, ये स्टेप याद रखना है आपको। तो यहां से थीटा का मान निकालेंगे जब आप, तो क्या आ जाएगा, थीटा बराबर, अब ये 2 जाएगा, इन दोनों में भाग होगा। जब इसमें भाग होगा तो 180/2 कितना, 90, और जब इसमें भाग होगा तो PTQ/2 ये बना दिया समीकरण संख्या 1। कोई डाउट है क्या, पहला काम क्या किया कि थीटा का मान निकाल लिया। जब 2 जाएगा इसको 90 कर देगा, 180/2 90, और इसके बटे में 2। एकदम बढ़िया, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहला स्टेप आपने कर लिया। स्टेप 1 क्या था, थीटा का मान निकालना। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 ये है कि सर ये पूरा कोण 90 अंश का है, क्योंकि ये एक त्रिज्या है और ये एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है स्पर्श बिंदु के ऊपर, वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो लिखेंगे यहाँ पर एंगल OPT बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर खुद से लिखेंगे स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण जो होता है वो समकोण होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। कोई डाउट यहाँ तक, एकदम बढ़िया चल रहा है, ठीक है। OPT को तोड़ दो 2 पार्ट में, एक पार्ट ये छोटा वाला और एक ये वाला थीटा वाला। तो लिखेंगे एंगल OPT को तोड़ेंगे OPQ, मतलब ये छोटा वाला कोण OPQ प्लस ये वाला कोण, इसका मान कितना है QPT बराबर 90 डिग्री। इस बड़े कोण को 2 छोटे छोटे कोणों में तोड़ दिया गया। OPQ ऐसे ही रहने दो, और इसका मान कितना है, थीटा है, तो इसकी जगह पर थीटा लिख देंगे। और ये किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है, तो 90 डिग्री के बराबर कर दिया। एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थीटा का मान यहां से उठा के यहां पर रख देंगे, आंसर अपने आप दौड़ भाग के आएगा आपके पास। थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री माइनस एंगल PTQ बटे 2 बराबर 90 डिग्री। 90 डिग्री से 90 डिग्री को काट दिया और इसको उधर भेज देंगे। एंगल OPQ बराबर, इसको उधर भेजेंगे, प्लस का हो जाएगा एंगल PTQ बटे 2। इस 2 को इधर लेंगे, गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 एंगल OPQ बराबर एंगल PTQ। क्या यही सिद्ध करना था, एक बार मिला के देखना। इस 2 को इधर भेज के गुणा करा दिया, वो आ गया। क्या यही सिद्ध करना था, 2 एंगल OPQ बराबर एंगल PTQ, बिल्कुल।
तो ये आसान तरीका, बेहतरीन तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये रहा दोस्त आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्या बात हो रही है यहाँ पर? सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। ये प्रमेय है ना? ये प्रमेय संख्या 1 है अपने वृत्त चैप्टर का, और ये बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, तो इसको ध्यान देंगे। ये सभी बोर्ड एग्जाम में अक्सर देखने को मिला है, मैक्सिमम स्टेट बोर्ड्स में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी। ध्यान देना, इसको हम करते कैसे हैं। मान लो ये एक रेखा है जिसका नाम है एक्स वाई, ये एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो लिखेंगे वृत्त COR की स्पर्श रेखा एक्स वाई है, की स्पर्श रेखा एक्स वाई है, तथा M इसका स्पर्श बिंदु है। M इसका क्या है? स्पर्श बिंदु है। पता चल गया M कहां बनाने वाला हूं मैं? स्पर्श बिंदु कहां पर होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्पर्श बिंदु है, तो स्पर्श बिंदु यहां पर होता है, जिसका नाम मैंने रख दिया क्या? M रखा है, M। हाँ, इतनी बातें क्लियर। अब इस स्पर्श रेखा पे मैं दुनिया भर की लाइनें खींचूंगा। कहां से? केंद्र से। केंद्र से पहली लाइन खींच दिया मैंने, क्या? OQ, और ये कहां पर वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है? OR पर। OR पर वृत्त को प्रतिच्छेद कर रही है, तो लिखेंगे OQ जो है वो बड़ी होगी OR से। क्या सबको क्लियर दिख रहा है कि ये जो OQ है OR से बड़ा है? सर इसमें कुछ बताओ ही मत, ये तो दिख ही रहा है कि OR छोटा और पूरा का पूरा OQ बड़ा है। क्लियर है बातें? ठीक है। अब दूसरी भी, अगर आप और भी स्पर्श यहाँ केंद्र से स्पर्श रेखा पर बिंदुएं खींचते हैं, तो सबसे छोटी, सबसे न्यूनतम दूरी क्या होगी? सबसे न्यूनतम दूरी ये होगी जो वृत्त की त्रिज्या होगी, इसी के बराबर OM। ठीक है, तो OQ बड़ा था OR से और OM बराबर है OR, मतलब जो OQ है वो OM से भी बड़ा है, तो OM सबसे न्यूनतम दूरी है। OM वृत्त के केंद्र से, OM वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर सबसे न्यूनतम दूरी है। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर सबसे न्यूनतम दूरी है, रेखा पर सबसे न्यूनतम दूरी है, सबसे न्यूनतम दूरी है। और कहीं भी न्यूनतम दूरी हमेशा क्या होती है? लंबवत होती है। सबसे न्यूनतम दूरी है और न्यूनतम दूरी हमेशा लंबवत होती। किसी दो बिंदुओं के बीच की, मान लो ये है और ये है, ये आपके घर का फर्श है, जमीन है, और ये आपके घर का छत है। अगर इसके बीच में सबसे न्यूनतम दूरी का डंडा कौन सा खड़ा किया जाता है? जो ऊपर और नीचे दोनों को टच करे, तो ये होगा। और कोई भी डंडा खड़ा करो, देखो बड़ा होगा, इससे बड़ा ही होगा। कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा बड़ा खींचोगे डंडा तो हमेशा बड़ा होगा, लेकिन न्यूनतम दूरी का डंडा वही होगा जो यहाँ पर भी 90 अंश का और यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनाता है। क्लियर है बातें? तो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा था। न्यूनतम दूरी हमेशा लंबवत होती है, हमेशा लंबवत होती है। अतः ये जो OM है, जो सबसे न्यूनतम दूरी OM है, OM परपेंडिकुलर हो जाएगा XY पर, और ये चीज हमारी सिद्ध हो चुकी है। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, इस पे ध्यान देना। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करा रखा था, आज एक बार आपका रिवीजन भी हो गया। एक बार क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ेंगे ध्यान से। यहाँ पर क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। याद करो, ये प्रमेय संख्या 2 है जो हमने सिद्ध किया था जब हम वृत्त चैप्टर अपना स्टार्ट किए थे। तो आज एक बार फिर से इसका बेहतरीन रिवीजन करेंगे। यहां पर अगर आपने किसी तरह से इन दोनों त्रिभुज को, एक ऊपर वाला त्रिभुज ये और एक ये, इन दोनों त्रिभुज को अगर सर्वांगसम कर दिया तो बाई सीपीसीटी आप बोल सकते हैं कि ये वाली स्पर्श रेखा PR और ये वाली स्पर्श रेखा PQ, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो चलो इन दोनों त्रिभुज को हम क्या करते हैं? सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। कैसे करेंगे? तो लिखेंगे त्रिभुज PQO तथा दूसरे त्रिभुज का क्या नाम है भाई? त्रिभुज PRO में। अब इन दोनों में जल्दी से मुझे 3 बातें बताएंगे आप, जिससे कि इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांगसम सिद्ध कर पाए। तो पहली बात आप लिख सकते हैं कि OR बराबर OQ,
OQ बराबर क्या हो गया OR। क्यों हो गया? तो ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं और एक ही वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं वो आपस में हमेशा क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये दोनों क्या हो गई? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। कारण लिखना कभी नहीं भूलेंगे, नहीं तो नंबर कट जाता है इसका। दूसरी बात हम ये बोल सकते हैं कि सर ये रेखा जो है ये कॉमन है, ये दोनों के साथ आ रही है, दोनों ही त्रिभुज में इन्वॉल्व है। तो बोलेंगे OP बराबर OP, जो कमेंट वाला OP है वही वाला OP ये भी है। कमेंट बॉक्स में OP लिखते हो ना, तो वही वाला OP है OP सर, उभयनिष्ठ है। ये भुजा क्या है? उभयनिष्ठ है। कोई डाउट? यहां तक 2 पॉइंट क्लियर हैं। बात करते हैं तीसरी बात यह है कि यहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो स्पर्श रेखा होती है और जो त्रिज्या होती है, ये स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ये भी हमने सिद्ध किया था प्रमेय संख्या 1 में। तो बात करेंगे एंगल PQO बराबर एंगल PQO हो गया OR या PRO लिख दो, PRO। दोनों एंगल्स का नाम लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि लिखेंगे यहां पर स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ, किसके साथ? त्रिज्या के साथ स्पर्श बिंदु पर, त्रिज्या के साथ स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये प्रमेय एक एकदम रटे होने चाहिए। कोण बनाती है ना? कारण जरूर लिखना है, अपने मन से कुछ नहीं लिखना, कारण के साथ लिखना है। तो इस प्रकार से ये दोनों त्रिभुज क्या हो चुके हैं? सर्वांगसम हो चुके हैं। क्या आप ढूंढ पा रहे हैं कि कौन से नियम से सर्वांगसम हुए, कौन से नियम से? ये मैं जानना चाहता हूं कमेंट बॉक्स में। तो मैं सीधे लिखूंगा कि त्रिभुज PQO जो है वो सर्वांगसम हो चुका है त्रिभुज PRO के। यहां ये कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे कौन से सर्वांगसमता नियम के अनुसार। बात क्लियर है? अब जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो चुके हैं तो सर्वांगसम त्रिभुजों में क्या होता है? इनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो इनकी संगत भुजाएं PQ और PR आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यहां से भी देख सकते हो PQ पहले दूसरे नंबर पर, PR पहले दूसरे नंबर पर। तो PQ बराबर हो गया PR, कैसे? बाई CP/CT। और यह सिद्ध हो चुका है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां दोनों क्या हो गई? बराबर हो चुकी हैं। तो बिल्कुल आसान और बिल्कुल इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये प्रमेय है, जबरदस्त, एकदम बेहतरीन। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की। यहां पर क्या दिया है? दिए चित्र में वृत्त का केंद्र O है। भाई पता है, बार बार बोलता है O है, ठीक है, हमें दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तथा बाह्य बिंदु B से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाओं BC तथा BD खींची गई हैं, ठीक है। ये वृत्त का केंद्र O है ऐसा बता रहा है और बाह्य बिंदु B से एक स्पर्श रेखा BD और दूसरी BC खींची गई है। फिर बोल रहा है कि DBC का मान अगर 120 है, मतलब ये वाला कोण जो है पूरा का पूरा कितना है? 120 डिग्री का है। तो आपको ये सिद्ध करना है जो भी लिखा है। कैसे करेंगे? ध्यान देना। अब इसको करने का तरीका यह है कि हमें पता है कि ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना? क्योंकि जब 2 स्पर्श रेखाएं बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं हैं और जब ये बाह्य बिंदु को हम केंद्र से मिलाते हैं तो इस कोण को ये क्या करता है? समद्विभाजित करता है। मतलब एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 2। तो एंगल 1 का मान कितना हो जाएगा? 1/2 एंगल DBC। ये समझ में आया कुछ? मैं ये बोल रहा हूं कि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, ये बात तो पहले से भी पता है। अब ये जो कोण है छोटा सा एंगल 1, ये पूरे कोण का आधा होगा और पूरे कोण का नाम क्या है? DBC। तो मैंने लिखा है एंगल 1 जो होगा वो पूरे कोण DBC का क्या होगा? आधा होगा। DBC का मान 120 है, तो ये आ चुका है आपके पास 60 डिग्री। कितना आ चुका है? 60 डिग्री। मतलब ये एंगल 1 कितना आ चुका है? ये वाला कोण 60 डिग्री। कोई डाउट वाली बात नहीं है, एकदम बढ़िया। अब इसमें आप कॉस लगाएंगे, साइन कॉस टैन पढ़े हो ना, देखो वृत्त में भी आ चुका है। तो इसमें आप कॉस 60 लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई? कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री इसमें लगाने के बाद क्या होगा? अब कॉस क्या होता है? लाल बटे कक्का याद है? लाल बटे कक्का याद ही होगा। ये होता है कॉस, आधार बटे कर्ण। कॉस क्यों लगाया? क्योंकि जो हमें मतलब है, जो हमें सिद्ध करना है, ये भुजा और ये भुजा, इन तीनों भुजाओं के बारे में बात हो रही है यहां पर, BC, BD और OB। देखो ना, BC, BD और OB। तो हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अब यहां पर 90 अंश का कोण बना है, तो ये वाला कर्ण हो गया,
है ना। थीटा यहां पर लगा है तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। अब इसमें आधार और कर्ण यही दोनों इन्वॉल्व हैं। क्या इसमें लंब का कोई रोल है? नहीं है सर, लंब दूर दूर तक कहीं नहीं। ओसी क्या ओसी सिद्ध करना है क्या? नहीं। तो इसीलिए हमने कॉस लगाया, क्योंकि इसमें आधार और कर्ण आ रहे हैं और हमें जो सिद्ध करना है उसमें भी आधार और कर्ण को लेना है। तो इसमें बात करेंगे cos 60 का मान हो जाता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? BC, कर्ण कितना है? BO या OB। एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। cos 60 का जो मान होता है 1/2 होता है ना, BC बटे OB। तिर्यक गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो OB बराबर 2BC हो गया। और हमें यह भी पता है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां आपस में बराबर होती, मतलब यहां BC जो होगा वो BD के बराबर होगा। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई जितनी भी स्पर्श रेखाएं होती हैं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो वही बात यहां लिख दिया। अब इसको तोड़ दो, BC को तोड़ दो BC प्लस BC में। लिख सकता हूं क्या ऐसा? 2BC को BC प्लस BC, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक BC तो हमें चाहिए, देखो इससे मिलाओ, OB मिल गया, एक BC मिल गया, और इस वाले BC की जगह मैं क्या लिख दूंगा यहां से? BD। तो ये अपना सिद्ध हो चुका है। आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, कितना भी घुमा के पूछ ले, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आराम से कर पाएंगे आप। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आई होप कि आपने अभी तक नहीं किया था। नए नए क्वेश्चंस जो होते हैं ना इस चैप्टर से, जैसे मैंने जो करा दिया ये आपके एग्जाम में आएगा, तो ये तो आप कर पाओगे। जैसे ही कुछ नया क्वेश्चन आता है तो देखो, रेखा गणित ऐसी चीज है कि जैसे ही आप नया क्वेश्चन देखते हो ना, तो वहां पे दिक्कत आ सकती है। इसीलिए जितना ज्यादा वैरायटी मैंने यहां पर कराता हूं आपको, वो सब कुछ कर लो। जितना मैंने करा दिया इससे नया कुछ नहीं आने वाला, ये भी बात कंफर्म है। लेकिन फिर भी अगर कोई नया क्वेश्चन मिले आपको, कोई बुक पढ़ रहे होंगे आप, कोई भी नया क्वेश्चन मिले उसको पूरा दिमाग लगा के सॉल्व करना है ना। एक दो जब आप नए क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लोगे ना, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई कोई भी दुनिया का सवाल हो वृत्त से संबंधित, क्लास 10th में फटाफट से हम निपटा देंगे उसे। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। भाई ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। ये एक समांतर चतुर्भुज है जो वृत्त के परिगत है, और इसको हमें समचतुर्भुज सिद्ध करना है। देखो, पहली बात तो कुछ लोगों को भी ये भी नहीं पता होगा कि समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज होता क्या है आखिर। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर। समचतुर्भुज में ये चारों ही भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये तो हो गया डेफिनेशन कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है और समचतुर्भुज क्या होता है। अगर आपको कहीं ऐसी कंडीशन मिले कि आपको समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज सिद्ध करना है ना, जैसा यहां पर करना भी है, क्या करना है इसको सिद्ध? समचतुर्भुज। तो इनकी संलग्न भुजाओं को आप बराबर कर देंगे। आसन्न कोण जैसा होता है वैसे ही संलग्न भुजाएं होती हैं जो आसपास होती हैं, संलग्न भुजाएं या आसन्न भुजाएं भी बोल सकते हैं, है ना। संलग्न भुजाओं को आप क्या कर देंगे? जिसको हम एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं, एडजेसेंट साइड्स, उनको आप क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। ध्यान देना, मैं क्या कॉन्सेप्ट समझो। क्वेश्चन तो 2 सेकंड का काम है, फटाफट से आप समझ भी जाओगे, सॉल्व भी कर लोगे, लेकिन इसके पीछे की कहानी समझेंगे तभी आप फटाफट सॉल्व कर पाएंगे और लंबे समय तक इस चीज को याद रख पाएंगे। यहां पर यह दिया है कि ये समांतर चतुर्भुज है, मतलब ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर और ये वाली पूरी भुजा इस भुजा के बराबर। अब इसी को आपको क्या करना है? समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो समचतुर्भुज में अगर मैंने ये वाली भुजा, कोई भी दो भुजा अगल बगल वाली, कोई भी दो भुजा अगल बगल वाली अगर मैंने बराबर सिद्ध कर दिया, तो चारों भुजाएं ही क्या हो जाएंगी? आपस में बराबर सिद्ध हो जाएंगी और हम बोल पाएंगे कि हाँ ये क्या है? समचतुर्भुज है। आओ ये करके देखते हैं। सबसे पहले इसमें 2 स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि भाई ये समांतर चतुर्भुज है, दिया है कि ये समांतर चतुर्भुज है, दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है ये? समांतर चतुर्भुज है। अब जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। AB बराबर CD हो जाएगा और AD बराबर BC हो जाएगा। ये स्टेप नंबर 1 था, है ना। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। अब बात करते हैं आगे बात ये करेंगे कि ये बाह्य बिंदु है, ये क्या है? एक बाह्य बिंदु है, और यहां से ये दोनों स्पर्शियां हैं जो आपस में लंबाई में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो मैं लिख सकता हूं AM बराबर AP, या ये भी लिख लो पूरा का पूरा, थ्योरम तो लिखना पड़ेगा ना। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां
लंबाई में आपस में बराबर होती हैं, लंबाई में आपस में बराबर होती हैं। ये बात क्लियर है बिल्कुल, आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। तो चारों बिंदु से यही काम करेंगे। पहले बिंदु ए को पकड़ा और यहां से लिख दिया AP बराबर AM, AP बराबर AM। अब बिंदु डी को पकड़ा और यहां से लिख दिया DP बराबर DO। याद रखना जिधर AP लिखेंगे उधर ही DP लिखेंगे, तो यहां हो जाएगा DP बराबर क्या, DO। इसको पकड़ो, C को पकड़ो, यहां क्या लिखोगे, CO बराबर CN, CO बराबर CN, जिधर DO उधर CO, CO बराबर CN। और B को पकड़ा, यहां से लिख देंगे BN बराबर BM, BN, जिधर CN उधर BN, BN बराबर BM। ये आपकी चार अलग से समीकरण हो गए, 3, 4, 5 और 6। तो बस ये दो काम करना था आपको, दोनों काम समझ में आ गया। पहला काम ये था कि ये समांतर चतुर्भुज है तो इनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर कर देनी है, और दूसरा काम आपने ये किया कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां जो होती हैं वो लंबाई में बराबर होती हैं, तो आपने उनको क्या कर दिया है, बराबर कर दिया है। अब इन चार के चारों समीकरणों को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इन चारों समीकरणों को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो लिखेंगे, बाउंड्री लाइन बनाने दो, इसके बाहर हम 6 लगाने वाले हैं। 6 तभी लगेगा ना जब ये क्वेश्चन पूरी तरह से अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर, 1, 2, 3 तथा 4 को जोड़ने पर, 4 को जोड़ने पर, जोड़ दो इन तीनों को, चारों को जोड़ने पर, तो क्या हो जाएगा, AP प्लस DP प्लस AP प्लस DP प्लस CN प्लस BN, CN प्लस BN बराबर, यहां पर क्या है, AM प्लस, मतलब बायां पक्ष सबको आपस में जोड़ दिया, अब दाएं पक्ष को आपस में जोड़ेंगे। क्या है, AM प्लस DO CO, DO प्लस CO, DO लगाने वाला नहीं, BM। जोड़ दिया चार के चारों समीकरण को, जो जो चीजें जोड़ रही हैं उनको लिखेंगे। देखो दोनों में P कॉमन हो रहा है तो इन दोनों को जोड़ने पर AD आएगा, P को उड़ा दिया। यहां भी जोड़ के देख लो ना, AP और DP, AP और DP क्या आ गया, AD आ गया। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा AD आ जाएगा। इसी प्रकार से आप CN और BN को जोड़ेंगे तो BC हो जाएगा, AM और BM को जोड़ेंगे तो AB, और CO और DO को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, CD हो जाएगा। अब देखेंगे समीकरण 1 को और 2 को। देखो यहाँ पे AD प्लस BC बराबर AB प्लस CD, ये तो आपने सिद्ध कर दिया। अभी ये समांतर चतुर्भुज है, इसको बनाना है समचतुर्भुज। कोई भी दो आसपास की भुजाओं को बराबर कर दो, तो उसके लिए आप एक काम करेंगे, यहां से AD की जगह पर आप रख दो BC को, AD की जगह पर क्या रख दो, BC को, BC को ऐसे ही रहने दो, किसी एक को बदलना है बस। यहाँ AB को बदल दो, AB की जगह रख दो आप CD को, AB की जगह क्या रख दो, CD, CD प्लस CD। तो यहाँ 2 बार BC आ चुका है और 2 बार CD आ चुका है, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे, और यहां से हमने सिद्ध कर दिया कि BC जो है वो CD के बराबर है। जो BC है वो CD के बराबर है। कहने का मतलब क्या, BC कहां पर है, ये रहा BC, ये रहा BC और ये CD के बराबर है। BC और CD ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब जरा ध्यान देना मेरी बात, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ऐसा हमें दिया था। हमने सिद्ध कर दिया कि भाई ये दोनों भी बराबर हैं। अब जब ये दोनों भी बराबर हैं, ये इसके बराबर पहले से था, ये दोनों आपस में बराबर, ये वाला इसके बराबर पहले से था, ये वाला इसके बराबर पहले से था, चारों क्या हो गए, आपस में बराबर हो चुके हैं। और जब चारों आपस में बराबर होंगे तो ये समांतर चतुर्भुज क्या बन जाएगा, समचतुर्भुज बन जाएगा। इसलिए ABCD एक समचतुर्भुज है। BC बराबर CD हो गया, इसलिए ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है, क्योंकि इनकी संलग्न भुजाएं आपस में क्या हो चुकी हैं, बराबर हो चुकी हैं, समचतुर्भुज है। तो बातें क्लियर हैं, आसान क्वेश्चन है, कई बार करा चुका हूं ये क्वेश्चन, ये भी बोल चुका हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। तो भाई जिस क्वेश्चन को मैं बार बार बोलता हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको मतलब इस कदर कर लो कि कभी भी आ जाए, ऐसा कोई सीन ना हो कि भूल जाऊंगा मैं, भूलना नहीं है उनको। एनसीईआरटी का और ऊपर से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल दिया तो वो आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे क्वेश्चन के साथ मजाक नहीं करना है। मजाक नहीं करने का मतलब कि कभी भी आ जाए, कभी भी
1 महीने बाद आ जाए, आज पढ़ा दिया 1 महीने बाद आ जाए, 2 महीने बाद आपके सामने आ जाए, ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि ये पक्का है बोर्ड में आ सकता है। ऐसे क्वेश्चंस जो मैं बताता हूं एनसीईआरटी का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। तो ये रहा दोस्त 15 नंबर क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है और ये भी बोर्ड में आ चुका है, कई बार आ चुका है। यहां पर आपको सिद्ध ये करना है कि मान लो एक ये वृत्त है और वृत्त के परिगत कोई चतुर्भुज है, ऐसा कुछ नहीं दिया कि समांतर है या क्या है, ये कोई भी चतुर्भुज है, ठीक है। तो ये कोई भी चतुर्भुज है वृत्त के परिगत। अब यहां पर बोल रहा है कि आमने सामने की भुजा जो है वो केंद्र पर संपूरक कोण, मतलब ये आमने सामने की भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, केंद्र पर जब ये कोण बनाएंगी, ये वाली भुजा ये वाला कोण बना रही है और ये वाली भुजा ये वाला कोण बना रही है, ये दोनों कोण आपस में संपूरक होंगे, मतलब इन दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो ये चीज हम यहां पर सिद्ध करेंगे। आपको क्या करना है, एक बार मैं रचना बता देता हूं, क्योंकि एक साथ उसको देख रहे होंगे तो बड़ा ही भयंकर लग रहा होगा। यहां से समझें, इसका नाम हमने ABCD रख दिया, जो वृत्त के परिगत चतुर्भुज था उसका नाम ABCD रख दिया। ये जो स्पर्श बिंदु है इनका नाम PQRS रख दिया। क्या रख दिया? PQRS, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन सबको मिला दिया, तो बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फिगर हो गया जो वहां पर दिख रहा था। इन कोणों का नाम दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर 8 कोण दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 कोणों को नाम दे दिया। अब आगे समझते हैं, वहां से आगे की बात यहां से करेंगे। ध्यान देना, यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हम बोलने वाले हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2। अब एंगल 1 बराबर एंगल 2 अपने मन से मैं बोलूंगा नहीं, कुछ ना कुछ मुझे सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों लिखा कि एंगल 1 बराबर एंगल 2। तो इसके 2 काम कर सकते हो आप। पहला काम कि इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करो और बाई CPCT लिख दो कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। या तो एक प्रमेय छोटी सी बता देता हूं, उसको याद कर लो, वो लिख दो। तो प्रमेय बताता हूं, क्योंकि सर्वांगसम वाला मैं एक बार बता चुका सर्वांगसम वाला, कब? जब एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन कराया था तब। तो आज मैं दूसरे नियम से आपको बताना चाह रहा हूं। सीधे प्रमेय लिखेंगे, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां, बाह्य बिंदु से, ये प्रमेय है जो आपके एनसीईआरटी में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मतलब ऐसे प्रमेय संख्या 1 और 2 है, एनसीईआरटी में 2 ही प्रमेय हैं, लेकिन ये एक रिजल्ट है जिसको आप याद रखेंगे। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां, केंद्र से स्पर्शियां, देखो ये बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां हैं जो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। स्पर्शियां है ना, केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये है ना, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी ये है, तो ये स्पर्शी जो केंद्र पर कोण अंतरित कर रही है, ये और ये, यही है ना। देखो ये स्पर्शी हो गई और ये केंद्र पर कौन सा कोण अंतरित करेगी, यहां से इसको मिला दिया, यहां से इसको मिला दिया, यहां से इसको, ये वाला कोण, केंद्र पर बराबर कोण। और इसी प्रकार से ये भी, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये वाला कोण बराबर कोण अंतरित करती हैं, बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो सीधे सीधे मैं लिख सकता हूं इस वाले प्रमेय के अनुसार कि एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के बराबर होगा। इसी प्रकार से दोस्त एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, 5 और 6 आपस में बराबर, 7 और 8 आपस में बराबर, एंगल 1 बराबर एंगल 2, 3 बराबर 4, 5 बराबर 6 और क्या 6 बराबर 6 नहीं 7 बराबर 8, 7 बराबर 8 है ना। 7 8 का एक बार और बता दूं, चलो 5 6 का बता देता हूं। देखो ये बाह्य बिंदु है और ये स्पर्शियां हैं। ये पहली स्पर्शी है जो केंद्र पर ये वाला कोण बना रही है, ये वाला कोण बना रही है केंद्र पर 6 नंबर का। ये दूसरी स्पर्शी है जो केंद्र पर ये वाला कोण बना रही है 5 नंबर का। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी प्रकार से बाकी चीजें भी आप समझ सकते हैं। अब जब ये आप 4 समीकरण बना चुके हैं, 1 2 3 4, तो इनको ऐसे ही रहने देंगे। और हमें पता है कि एक बिंदु के चारों तरफ 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। ये बात सबको पता है ना? क्या अभी भी कोई है जिसको ये नहीं पता कि
कोई बिंदु है और इसके चारों तरफ कोण कितने का बनेगा 360 डिग्री का। मतलब ये बिंदु है एक, ओ क्या है, एक बिंदु है, ये वाली, ये एक बिंदु है और इसके चारों तरफ जो कोण बन रहा है वो 360 डिग्री का है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको जोड़ने पर कितना आना चाहिए 360। एंगल 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 कितना आना चाहिए भाई 360 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां से 8 चीजें हैं, 8 कोण हैं, 4 को गायब करना है मुझे। इनकी सहायता से 4 को गायब करूंगा, लेकिन किस 4 को, 8 में से कौन से 4 को गायब करना है, कौन से 4 को रखना है, ये डिसाइड करोगे आप, ये डिसाइड करोगे आप। कैसे, अभी बताता हूं। अब यहां पे बोल रहा है कि विपरीत भुजाएं, आमने सामने वाली भुजाएं, तो आमने सामने वाली या तो आप ये भुजा लोगे या तो आप ये भुजा लोगे। चलो कोई भी ले लो, मैंने ए बी ले लिया और सी डी ले लिया। अब ये ए बी कौन कौन सा कोण बना रही है, तो ए बी सर 2 नंबर और 3 नंबर का कोण बना रही है। सी डी कौन कौन सा कोण बना रही है, सर सी डी 6 नंबर और 7 नंबर का कोण बना रही है। तो इन कोणों को बचा के रखना है, बाकी सबको गायब करना है। कैसे गायब करेंगे आइए देखते हैं। तो एंगल 1 को बचा के रखना है क्या, नहीं सर, एंगल 1 देखो ना, जो ग्रीन वाले में है इसको 2 3 को बचाना है और 6 7 को बचाना है। एक को नहीं बचाना तो एक की जगह पर क्या रख दोगे 2, एक की जगह पर क्या रख देंगे 2। क्या 2 को बचाना है, हाँ तो 2 को 2 रहने दो। क्या 3 को बचाना है, वहां देख के बताओ, हाँ सर 3 को बचाना है। क्या 4 को बचाना है, नहीं, तो 4 को नहीं बचाना है तो 4 की जगह पर क्या रख देंगे 3, 4 की जगह पर 3, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो 4 की जगह पर भी क्या रख दिया 3। इसी प्रकार से बताओ 5 को बचाना है, क्या नहीं बचाना है तो 5 की जगह पर क्या रखेंगे 6, 5 की जगह पर आ गया अपना 6। क्या 6 को बचाना है, हाँ 6 को 6 रहने दो। क्या 7 को बचाना है, हाँ 7 को 7 रहने दो। 8 को नहीं बचाना है तो 8 की जगह पर क्या लिख देंगे 7, 8 की जगह पर क्या लिख देंगे 7 बराबर 360। समझ में आ गया, 4 को गायब कर दिया, बराबर 360 पहले भी था अभी भी 360 रहेगा। अब सब कुछ 2 बार आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, एंगल 2 3 6 7 360। 2 को उधर भेजेंगे, 2 को उधर भेजेंगे तो डिवाइड करेगा। 2 और 3 आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, 2 और 3 आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, ये वाला कोण। इस कोण को क्या नाम दूं, है ना, इस कोण को क्या नाम दूं, ए ओ बी, ए ओ बी। तो 2 और 3 की जगह ए ओ बी। इसी प्रकार से जल्दी से बताओ 6 और 7, 6 और 7 जल्दी से नाम बताएंगे इसका, 6 और 7 का क्या होगा सी ओ डी, क्या होगा सी ओ डी, सी ओ डी बराबर 360 तो था ही, और ये वाला 2 उधर जाके भाग कर रहा है इसको, तो ये आ गया 180। जो आपको सिद्ध करना था कि वृत्त के परिगत चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की ये दोनों भुजाएं केंद्र पर जो कोण बना रही हैं, ये दोनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए। मतलब कि दोनों के दोनों कोण क्या होने चाहिए, आपस में संपूरक कोण होने चाहिए। तो हमने सिद्ध कर दिया, 180 का मतलब ही हो गया संपूरक कोण। क्लियर है बातें, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आगे। जबरदस्त बेहतरीन क्वेश्चन था ये भी भाई, एनसीईआरटी का, बार बार आपके एग्जाम में आ चुका है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। 3 वृत्त जिनके केंद्र ए बी तथा सी हैं, दिख भी रहा है आपको, एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, बस काट नहीं रहे हैं, बस छू रहे हैं ऐसे 3 बिंदुओं पर। ए बी बराबर 14, ठीक है, ए बी बराबर यहां से लेके यहां तक 14, बी सी बराबर 10, बी सी बराबर 10 और सी ए बराबर 12, ये तीनों दिया है। तो आपको इनकी वृत्तों की त्रिज्याएं ज्ञात करनी है, मतलब R1, R2 और R3, इन तीनों का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये, ध्यान देंगे। अब त्रिभुज का जो परिमाप हो जाएगा, त्रिभुज का परिमाप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जो त्रिभुज दिख रहा है ना ए बी सी, इसका परिमाप तीनों भुजाओं का योगफल। तीनों भुजाओं को अगर मैं जोड़ता हूं तो ये कितना हो जाएगा भाई, ए बी का मान 14, बी सी का मान 10 और सी ए का मान 12। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, किसी को नहीं है। तीनों भुजाओं को जोड़ दिया और कुछ नहीं किया। अब ध्यान दो, ए बी को पकड़ो, ए बी, ये रहा ए बी। क्या मैं ए बी को R1, यहां से यहां तक R1 और यहां से यहां तक R2, इसकी त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या R2, क्या मैं ए बी को R1 प्लस R2 लिख सकता हूं? बिल्कुल। तो यहां पर ए बी की जगह लिख दूंगा R1 प्लस R2। इसी प्रकार जल्दी से आप बताएंगे BC को क्या लिख सकते हैं, BC को क्या लिखेंगे, वहां देख के, मुझे देख के नहीं, वहां देख के BC को क्या लिखेंगे, BC को। तो BC ये रहा,
इसका त्रिज्या R2 और इसका त्रिज्या R3, मतलब R2 प्लस R3। BC को क्या लिखेंगे? R2 प्लस R3। और इसी प्रकार CA को देखेंगे तो R1 प्लस R3 लिख देंगे। 14 10 24, 24 2 26, 10 36, ये कितना आ गया? 36। ये 2 बार R1 आ रहा है, 2 बार R2 आ रहा है, 2 बार R3 आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया, बराबर 36। R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर कितना आ चुका है? 36। 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 18। कितना आ जाएगा? 18। और इसको बना दिया समीकरण संख्या 1। कोई डाउट यहां तक? आसान है, तो बिल्कुल आसान है, क्वेश्चन भी बहुत आसान है ये वाला। अब ध्यान देना आगे। अब क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, AB बराबर 14 दिया है हमें, ध्यान देना यहां पे, AB बराबर कितना दिया है? 14। AB का मान, AB यहां से लेके यहां तक R1 प्लस R2, तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि सर R1 प्लस R2 का मान कितना है? 14। R1 प्लस R2 का मान वहां से उठाओ और यहां 14 लिख दो। R1 प्लस R2 की जगह पर क्या लिख दिया? 14 लिख दिया, प्लस R3 बराबर 18। तो R3 का मान हमारे पास आ चुका है 18 माइनस 14, मतलब कि 4 सेंटीमीटर। R3 का मान आपके पास आ चुका है 4 सेंटीमीटर, ये वाला। ये कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। कोई डाउट नहीं है? जैसे आपने AB को उठाया उसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? AC को उठाइए, AC। अब AC ये रहा R1 प्लस R3, क्या रहा? R1 प्लस R3। तो AC की जगह पर हम R1 प्लस R3 लिख सकते हैं, जिसका मान 12 हमें दिया हुआ है। R1 प्लस R3 का मान 12 दिया हुआ है। R3 आपके पास पहले से ही 4 आ चुका है, तो इस R3 का मान यहां लगा देंगे 4, और आपके पास R1 निकल के आ जाएगा 12 माइनस 4 का मतलब 8 सेंटीमीटर। बताओ कोई दिक्कत? एकदम बढ़िया। आपके पास R3 आ चुका है, आपके पास R1 आ चुका है। एक बार इसका भी नाम ले लो, या तो R1 और R3 का मान उठा के यहां पर रख दो। R1 कितना है? R1 सर 8 है। R2 कितना है? सर R2 नहीं पता, R2 को ऐसे ही रहने दो। R3 अभी हमने कितना निकाला? R3 की जगह पे देखो, इसमें मान रख रहे हैं, R1 की जगह पे 8, R2 नहीं पता, तो वैसे ही R3 की जगह पर आ जाएगा 4, और ये बराबर हो जाएगा 18 के। 8 4 12, 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 18 माइनस 12 हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये वाला आपका R1 8 सेंटीमीटर आ गया था, और ये आपका 6 सेंटीमीटर आ गया था। तीनों वृत्तों की त्रिज्याएं हमने निकाल ली। तो यहाँ कुछ खेल नहीं था, बड़ा ही आसान था, बस देखने में भयंकर लग रहा था, खेल बिल्कुल आसान है ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। यहां दिया है चित्र में BC बराबर 38 सेंटीमीटर। ध्यान देना, इस फिगर को मैं दोबारा ही बना देता हूं क्योंकि यहां पर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ज्यादा। यहां पर एक सर्कल है यहां पर, जिसका केंद्र O है। सर्कल थोड़ा बढ़िया बनाएंगे। एक सर्कल है जिसका केंद्र क्या है? O है ना। और यहां दिया है आपको कि BC, ये वाली भुजा जो है इसको BC बोला गया है, इसको BC बोला गया है। तो यहां पर है B और यहां पर है C, और इस पूरे BC की लंबाई जो है वो कितनी है? 38 सेंटीमीटर। पूरे BC की लंबाई यहां से लेके यहां तक। क्या यहां तक कोई डाउट है? यहां डाउट हो ही नहीं सकता, ये तो आसान बात है। अब BQ का मान दे दिया 27 सेंटीमीटर, तो यहां पर ये जो है BQ है ना, ऐसे आ रहा है, और यहां पर Q है, ये कितना है? 27 सेंटीमीटर है। क्लियर है बातें? BQ यहां से लेके यहां तक। अब ध्यान देना दोस्त, B से लेके B बाह्य बिंदु है, और ये दोनों स्पर्शियां हैं, ये और ये। यहां पर कौन सा बिंदु है? R है, तो R लिख लेंगे। अब ये एक बात आपको पता होगी कि अगर BQ 27 है तो BR भी क्या होगा? 27 होगा। क्यों होगा? बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां लंबाइयों में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो ये 27, तो ये भी 27। अब पूरा 38 है, इतना 27 है, तो 38 में से 27 को माइनस करेंगे तो आपके पास ये वाली लंबाई आ जाएगी। पूरे में से 27 को माइनस करेंगे तो ये वाली लंबाई आ जाएगी। कितनी आ रही है? 11 सेंटीमीटर। और जब ये 11 हो जाएगा, जब ये 11 होगा, तो यहां से जब इसको मिलाएंगे हम इस प्रकार से कुछ, तो ये भी 11 होगा, है ना। ये वाला भी 11 होगा, यहां से लेके यहां तक। क्यों होगा 11? क्योंकि C बिंदु बाह्य बिंदु है, और ये भी स्पर्शी है, और ये भी स्पर्श रेखा है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। ये 11 तो ये 11। अब इस पूरे का मान आपके पास 25 दिया हुआ है। किसका मान? CD का मान। ये 11 पूरा 25, तो 25 में से 11 को माइनस करेंगे तो ये वाली भुजा आपको मिल जाएगी। कौन सी? DS। कितनी हो जाएगी? 25 माइनस 11, 5 माइनस 1 4, 2 माइनस 1 3, नहीं कुछ हो गया गड़बड़, 2 माइनस 1 1, है ना। 14 सेंटीमीटर। ये 14 आ चुका है। यहां तक बात क्लियर है पूरी, है ना। अब ध्यान से देखना दोबारा से।
वहां बता रहा हूं। अब तक तो मैंने आपको समझाया, ये भुजा मिला दो, इससे कोई मतलब नहीं है ना, ये भुजा मिला दो, उससे कोई मतलब नहीं है ज्यादा। अब ध्यान से देखना, वहां पर इस टुकड़े को पकड़ो, टुकड़े को, BQ बराबर 27, ये 27 दिया हुआ है, 27 सेंटीमीटर, ठीक है। और जब ये 27 होगा तो ये भी 27 हो जाएगा। पूरा 38 है, इतना 27 है, तो 38 में से 27 माइनस कर दो तो इतना आ जाएगा। कितना माइनस करने पर कितना आ रहा था? 11, तो ये 11 आ गया। अब जब ये 11 है तो ये वाला भी 11 होगा, इसको 11 बोल दिया। पूरा 25, इतना 11, तो इतना कितना बचा? 14 बच गया। यहां तक बात क्लियर। और ये 14, तो ये भी भाई कितना हो जाएगा? 14। अब ध्यान देना, ये एक वर्ग बन रहा है, ये एक वर्ग बन रहा है। सर कैसे पता? ये 90 डिग्री है, ये भी कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ भी ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, यहाँ भी 90 डिग्री का, ये 3 90, तो ये ऑटोमेटिक 90 हो गया। चारों भुजाएं, चारों कोण कितना? 90 डिग्री का। और इनकी दो आमने मतलब संलग्न भुजाएं, एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो बराबर हैं। तो जब भी किसी भी चतुर्भुज में चारों कोण 90 अंश के हो जाए और दो आसपास की भुजाएं बराबर हो जाए तो क्या होता है? हमेशा वर्ग होता है। तो ये एक क्या है? वर्ग है। और वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती, तो ये 14, तो ये भी 14, मतलब कि त्रिज्या कितनी आ चुकी है? 14। आपसे क्या पूछ रहा था? वृत्त की त्रिज्या। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको डील करना है। आसान है, ये लिख लेंगे खुद से, ठीक है, और ट्राई भी करेंगे इसी प्रकार से करने का। बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की। चित्र में XY तथा X', O केंद्र वाले वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा AB XY को A तथा X', को B पर मिलती है। तो हमें सिद्ध करना है क्या? 90 डिग्री। कौन सा एंगल? एंगल AOB। ये पूरा का पूरा कोण 90 डिग्री के बराबर होगा। याद रखना, ये भी NCERT का क्वेश्चन है, ये वाला, इसके पीछे वाला नहीं था, ये वाला NCERT का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विस्तृत उत्तरीय का प्रश्न है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बात याद रखनी है, जब आप को ये डायग्राम दिया जाएगा एग्जाम में तो उस टाइम OC को आपको खुद याद रखना है कि OC को मिलाना है। तो रचना लिखेंगे, OC को मिलाया। रचना में क्या है? आप NCERT में भी देखेंगे तो OC को मिलाया नहीं है प्रश्न में। रचना में क्या लिखेंगे? OC को मिलाया। अब देखो कुछ स्टेप्स बताऊंगा, लास्ट टाइम भी बताया था जब मैंने NCERT में ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, फिर से बता रहा हूं। इसमें करना ज्यादा कुछ खास काम नहीं है, इसमें बस ध्यान देना, इन दोनों त्रिभुज को आपस में सर्वांगसम करना है। आपको इन दोनों त्रिभुज को आपस में क्या करना है? सर्वांगसम करना है। सर फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आप CPCT से दिखा पाएंगे कि ये दोनों कोण आपस में क्या है? बराबर है। बस यही करना है। इन दोनों कोणों को आपस में बराबर करने के लिए इन दोनों त्रिभुज को आपको सर्वांगसम सिद्ध करना पड़ेगा। तो आइए यही काम करते हैं। लिखेंगे, अच्छा ये भी गायब हो गया, यहां देखो, लिखेंगे त्रिभुज APO तथा दूसरे त्रिभुज का नाम बताना मुझे, ACO में, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अब दोनों त्रिभुज में आप देख पा रहे होंगे OA दोनों में कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है। तो लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, OA बराबर OA उभयनिष्ठ भुजा। सर्वांगसम करो भाई, सबको आना चाहिए। 10th क्लास में हो आप, बच्चे नहीं हो छोटे से। 9th क्लास वाले में, 9th क्लास में आपको सिखाया गया था सर्वांग समता, 10th क्लास में आपको समरूपता सिखाया गया है त्रिभुजों का। तो ये सारी चीजें अब बिल्कुल आनी चाहिए, है ना। इसके साथ साथ आप OC बराबर OP लिख सकते हैं। कारण बताएंगे जल्दी से, OC बराबर OP क्यों लिख सकता हूं मैं? OC बराबर OP क्यों? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। तीसरी बात बताएंगे दोस्त, क्या लिखेंगे आप? तीसरी बात दिमाग लगाएं जल्दी से। तीसरी बात लिखेंगे कि सर ये बाह्य बिंदु A है और यहां से जो दो स्पर्शियां खींची गई हैं AP और AC, ये दोनों भी बराबर होंगी। तो लिखेंगे AC बराबर AP। तीसरा पॉइंट क्या? AC बराबर AP लिखेंगे, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां लंबाई में बराबर होती हैं। ये आप खुद से लिख लेंगे, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियां लंबाई में बराबर होती हैं। ये तीन बातें हो चुकी हैं। तीन बातों के थ्रू हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज APO जो है वो सर्वांगसम हो चुका है त्रिभुज ACO के। कौन से नियम के अनुसार? तो भुजा 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 सर्वांगसमता कसौटी के अनुसार। यहां तक कोई डाउट नहीं है, हो भी नहीं सकता, है ना। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो चुके हैं तो इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। एंगल AOC बराबर एंगल AOP, एंगल AOP बराबर एंगल AOC बाई CPCT बराबर एंगल 1 माना, है ना।
तो ये कैसे लिखें, CPCT के अनुसार। CPCT के अनुसार हमने ये लिख दिया, CPCT के अनुसार हमने ये लिख दिया कि ये दोनों कोण बराबर होंगे और इन दोनों कोणों का मान कितना ले लिया, एंगल 1। आसान तरीका बता रहा हूं, बहुत ज्यादा, है ना। जो काम आपने ऊपर इन दोनों त्रिभुजों में किया है, इसी प्रकार आप नीचे भी तो इन दोनों को सर्वांगसम कर सकते हैं, और सर्वांगसम करने के बाद ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, जिनको मैंने एंगल 2 और एंगल 2 माना। तो लिखेंगे आगे, इसी प्रकार, इसको करने की जरूरत नहीं है, आप इसी प्रकार लिख सकते हैं क्योंकि सेम प्रोसीजर है। इसी प्रकार एंगल COB एंगल COB बराबर एंगल QOB बराबर एंगल 2 माना। क्या यहां तक कोई डाउट वाली बात है किसी को? आसान है बिल्कुल, और यहां तक समझ में आ गया तो खेल खत्म। खेल खत्म है कैसे? क्योंकि भाई PQ एक सीधी रेखा है, PQ एक सरल रेखा है, PQ एक सरल रेखा है। तो इसके एक तरफ के सारे कोणों का योगफल कितना, 180 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री। और ऐसा 2 बार सब कुछ आ रहा है तो 2 बार एंगल 1 और 2 बार एंगल 2 बराबर 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 का मान आ चुका है आपके पास 180 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कि 90 डिग्री। अब ये एंगल 1 एंगल 2 अपने हिसाब से लिखो जो हमें रिक्वायरमेंट है। हमें क्या रिक्वायरमेंट है सर? हमें स्टार्टिंग में ही हमें ये प्रूव करना था कि AOB का मान 90 के बराबर होगा। ये रहा आपका AOB, ये रहा यहां से यहां तक ये वाला, ये रहा आपका AOB जिसका मान आपको 90 डिग्री सिद्ध करना है। क्या मैं इस कोण को एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख सकता हूं, पूरे कोण को? बिल्कुल। तो आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह सीधे सीधे लिख सकते हैं AOB। देखो ना, इस वाले एंगल 1 को और इस वाले एंगल 2 को जब जोड़ोगे तो क्या मिल रहा है, AOB। अब आपके मन में आ रहा होगा सर इस वाले और इस वाले को क्यों नहीं जोड़ा? भाई अपनी मर्जी है, जो हमें सिद्ध करना है हम उसी को लेंगे। तो हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लो तो और अच्छा लगेगा। कौन सा? आप पहले इस वाले एंगल 1 का नाम लिखेंगे AOC, मतलब एंगल 1 की जगह मैंने लिख दिया AOC प्लस एंगल 2, इस वाले एंगल 2 का नाम लिखेंगे BOC, इसकी जगह BOC लिख दिया और इसका मान 90 आ रहा है। जब इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमें पूरा कोण मिल रहा होगा AOB। कितना? एंगल AOB जिसका मान आ रहा है आपके पास कितना, 90 डिग्री। ठीक है, चीजें क्लियर है, आसान भी है, ऐसा नहीं कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया मैंने। आप NCERT में यही क्वेश्चन देखेंगे या कहीं भी सॉल्यूशन देखेंगे तो इतना इजी लैंग्वेज में आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल आसान तरीका बताया हूं, तो इसी को आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस खुद से करेंगे जब तक आप खुद अपने बिना किसी की हेल्प के, बिना कुछ देखे हुए ना कर पाएं। इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी के सभी हैं। लेकिन जो NCERT के क्वेश्चन हैं, जो बोर्ड में आ चुके हैं, जो मैं यहाँ पर कराता रहता हूँ, जिसको बोलता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर विशेष ध्यान देना आपको। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और बढ़ेंगे आज के आखिरी प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। चित्र में 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत, ये मैं पूरा नहीं कराऊंगा, मैं बस आपको हिंट दूंगा क्योंकि ये सेम क्वेश्चन मैंने करा रखा है एक्सरसाइज 2 में, क्वेश्चन नंबर 13 है ना। तो ये आपको करना है, एक बार मैं आपको यहाँ पर हिंट दूंगा, है ना, इसीलिए मैं इसको डायग्राम के साथ लेकर आया हूँ, पूरा का पूरा ध्यान देना। यहाँ पर मैंने बताया था कि इस तरह के सवालों में आपको त्रिभुज का, ये जो त्रिभुज ABC बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है 2 तरीके से। पहला तरीका आपका होना चाहिए, समझना, क्योंकि यहां पे भी मैं करा दूंगा, एक बार मैंने करा ही रखा है, पहले भी NCERT में तो मैंने करवा ही रखा है, यहां भी मैं वैसे ही छाप दूं, क्या फायदा आपका। मैं यहाँ पे केवल और केवल स्टेप्स बताऊंगा जो आपको अपने माइंड में रखना है और उसके थ्रू आपको सॉल्व करना है ना, और आप सॉल्व कर भी पाएंगे। ध्यान से मुझे बस 1 मिनट सुनते रहें, आराम से काम हो जाएगा। ये है हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र जो आप क्लास 9th में पढ़े हैं, क्या कहता है ये कि सेमी पेरीमीटर मतलब कि अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है, और यहाँ से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है वो होता है दोस्त अपना अंडर रूट s माइनस a s माइनस बी s माइनस सी। ये कहता है अपना हीरोन सूत्र। एक बार इसी त्रिभुज का जो आपको परिमाप निकालना, क्षेत्रफल निकालना है, वो हीरोन सूत्र के हेल्प से निकालना है। और दूसरी बार आप इसी त्रिभुज का फिर से क्षेत्रफल निकालेंगे, जो फॉर्मूला आपका पसंदीदा है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई से, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई के हेल्प से। बात यह है कि सर ये तो समझ में आ गया कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 2 तरीके से निकालना है।
लेकिन ये मुझे नहीं आता है, ये निकालना नहीं आता है। मैं थोड़ी सी हेल्प करूंगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा, लेकिन भाई करना सॉल्यूशन आपको ही है। ध्यान देना, ध्यान देना मेरे साथ। यहां पर देखो, जिसको आ रहा है वो करेंगे, ठीक है, पॉज करके अभी करो। जिसको नहीं आ रहा है अभी भी समझ में, वो ध्यान से यहां पर देखेंगे। हीरोन के सूत्र में क्या है, देखो यहां आपको दिया है कि ये वाली भुजा 8 सेंटीमीटर है, यहां से लेके यहां तक कितना है, BD 8 सेंटीमीटर है, ये दिया है आपको। जब BD 8 होगा ये वाला, तो ये भी 8 होगा। क्यों होगा, क्योंकि बाह्य बिंदु से ये दोनों स्पर्शियां हैं, आपस में बराबर होंगी। इसी प्रकार से आपको ये भी दिया है कि CD 6 होगा। CD कितना, 6 आपको दिया है। जब ये वाला 6 होगा तो ये भी 6 होगा। ये बात दोनों क्लियर है कि ये 8 तो वो 8, ये 6 तो ये 6। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो मैंने दोनों को ही x मान लिया। ये दोनों भी बाह्य बिंदु से स्पर्शियां हैं, तो दोनों आपस में बराबर होंगी, तो दोनों को ही x बोल दिया मैंने कि ये x तो ये भी x। इसी त्रिभुज को अगर मैं नीचे बनाता हूं, ABC को अगर मैं नीचे आपके लिए बनाता हूं, तो आप देख पा रहे होंगे इस भुजा की लंबाई 6 + x है। कितना, 6 + x, इसका 8 + x है, और नीचे वाले का 8 6 14 है, 8 6 14 है। तीनों भुजाओं की लंबाइयां आपको पता है, ये a का मान हो जाएगा, ये b का मान हो जाएगा, और ये c का मान हो जाएगा। ABC का मान यहां लगाएंगे, s निकालेंगे, s का मान यहां रखेंगे, और सब कुछ करेंगे यहां से कैलकुलेशन। ये तो बात हो गई हीरोन का। हीरोन का आपको इस प्रकार से करना है। दूसरी बात की सर यहां पर क्या करना है, तो यहां पर पूरे त्रिभुज को, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है उसको 3 पार्ट में आप डिवाइड करेंगे। कौन कौन से 3 पार्ट में, तो ध्यान देंगे, तीनों पार्ट में आपको बता रहा हूं। पहला पार्ट, यहां देखो, एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 4, जिसकी ऊंचाई कितनी है 4, और आधार कितना है, 14। क्लियर है बात, आधार कितना है, पूरा 14। मतलब ऐसा कुछ बन रहा है, यहाँ पर O है, और ये मैंने मिला दिया था, और ये रेडियस है, तो ये 4 आपको पता ही चल रहा है, और ये पूरा का पूरा 14 है। इसी प्रकार से ये वाला त्रिभुज भी लेंगे, मतलब कि ये वाला त्रिभुज, ये वाला कौन सा, BOA, इसमें भी आधार 8 + x हो जाएगा, और ऊंचाई यहाँ भी कितनी हो जाएगी, 4, यहाँ भी ऊंचाई कितनी, 4, और ये वाला भी, यहाँ भी ऊंचाई 4, यहाँ भी ऊंचाई 4, और आधार 6 + x। मतलब इस त्रिभुज ABC को मैं 3 पार्ट में तोड़ रहा हूँ। तीनों पार्ट का नाम मैं आपको एक बार लिख के बता दे रहा हूँ, जिससे कि आप सॉल्व करें तो आपको प्रॉब्लम ना आए। पहले हम BOC का क्षेत्रफल लिए, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOA का क्षेत्रफल, BOA का क्षेत्रफल, और तीसरा क्या था, प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। इन तीनों का क्षेत्रफल, यहाँ भी 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ से भी क्षेत्रफल आया है, यहाँ से भी क्षेत्रफल आया है, दोनों एक ही त्रिभुज के क्षेत्रफल हैं, दोनों को बराबर कर देंगे, और x का मान निकालेंगे तो कितना आ रहा होगा, 7 आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा, 7 आ रहा होगा। अब x का जो मान आपके पास 7 आ रहा है, यहाँ पर रखेंगे 7, यहाँ भी रखेंगे 7, तो देखो ये 7 से 7 और प्लस 6 13 आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर, और ये 7 + 8 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भाई आपको डील करना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 बार बता दिया है। ये तीसरी बार बताने से अच्छा मैंने समझा कि आपको एक बार इस तरह से रिवीजन करवा दूं मैं, है ना। अभी भी जिसको नहीं आ रहा है वो जाकर एक बार NCERT जहाँ पर मैंने पढ़ाया है, क्लास 9th है ना, क्लास 10 सॉरी, वहाँ पर आप क्या करेंगे, वहाँ पर जाकर एक बार आप इसको देखेंगे ढंग से। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ बताया नहीं आया, वहाँ देखा तो भी नहीं आया, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना दोस्त, मैं 100 बार बताऊंगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि बस फोन में मुझे देखा और बोल दिया कि सर डाउट है, ये काम मत करो, ठीक है। अगर हाथ पेन नहीं चलाया है तो कुछ मत लिखना कमेंट में, क्योंकि आपने ट्राई नहीं किया है, आप उसके हकदार नहीं हो लिखने का कि मुझे आता है, मुझे नहीं आता, मुझे डाउट है। डाउट वही बच्चा बताएगा जो कॉपी पेन लेकर मेहनत कर रहा है, मेरी क्लास देख रहा है, लगातार प्रयास कर रहा है, निरंतर प्रयास कर रहा है, उसके बाद उससे नहीं हो रहा है, तो वो डाउट बताने में हमें भी मजा आता है। लेकिन अपने साथ मजाक मत करना, है ना, अपने साथ मजाक मत करना कि आप ऐसे ही फर्जी में बोल रहे हैं कि सर डाउट है और ये वो। पेन कॉपी लेकर ही बैठना है हमेशा मैथ्स की क्लास में। भाई मैं 100 बार बोल चुका हूँ, कम से कम स्टार्टिंग से काउंट करो, जब से मैं पढ़ा रहा हूँ 100 नहीं 100 से ऊपर बार बोल चुका हूँ, तो वो काम करो। कब तक मैं बोलता रहूँगा, मुझे पता है कि अभी भी आधा से ज़्यादा लोग, क्या 80% लोग आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठते हो, मुझे बहुत ढंग से पता है ना। तो वो काम मत करो, टाइम है, पढ़ाई करो, है ना। ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला, 10th का बोर्ड एग्जाम देना है आपको भाई, तो ये समय आपके जीवन में दोबारा कभी नहीं लौट के आएगा। तो यही एक मौका है, इसको गवाओ मत, इसको जाने मत दो, एकदम जी जान लगाकर आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। एक छोटी सी और ज़रूरी बात और कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट कर रहे होंगे। वीडियो को लाइक करना और वीडियो को लाइक करना और
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, है ना। जरूरी बात उसी में आ गई थी, है ना। जरूरी बात तो जरूरी होती है, और जरूरी बात यह है कि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कंटेंट के साथ, और यहाँ पर विथ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सब कुछ आपको दिया जाता है एक ही प्लेटफॉर्म पर, है ना। आज ज़्यादा आप लोगों को बोल दिया मैंने, है ना, इसीलिए दिमाग में 4-5 चीज़ें चल रही हैं एक साथ। तो ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं, जहां पर हम सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्ड्स की बेहतरीन तैयारी करवाते हैं, एकदम A1 क्लास की। जैसे कि यहाँ पर हम आपके सामने अभी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब कुछ कराया, एनसीईआरटी आपको पता है करा दिया गया है, 1 शॉट रिवीजन भी होता है आपका यहाँ पे, मतलब एक ही क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर आपको कराया जाता है, बहुविकल्पी प्रश्न कराए जाते हैं, सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है हमारी तरफ से जो आपको रिक्वायरमेंट होती है, जो आपको जरूरत होती है। बस दोस्त आपको जरूरत है मेहनत करने की, जो आप करेंगे अपने एंड से, ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, और उसमें कोई कमी नहीं आएगी तो जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा परीक्षा का, वो बहुत ही बेहतरीन आने वाला है। तो ठीक है, इसके साथ ही आप वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस देख सकते हैं, और ये सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। मतलब इसके लिए आपको किसी भी पेड सब्सक्रिप्शन या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर से वही बात की जरूरत है मेहनत करने की, है ना। 10th क्लास में वही बार बार ये बात मैं याद दिलाऊंगा, आपको अच्छी लग रही है तो अच्छी बात है, बुरी लग रही है तो भी अच्छी बात है। मेरा काम, मैं अपना काम कर रहा हूं, आपको अपना काम करना है। फिर से वही बात, मेहनत करना है। आप हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स भी फॉलो करेंगे, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। और अपनी बेहतरीन तैयारी करने के लिए एक काम और करेंगे, आप ग्रैब करेंगे ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये सब कुछ करेंगे, जबरदस्त मेहनत करेंगे। मैथ्स की प्रैक्टिस लगातार चलती रहनी चाहिए, बिल्कुल नहीं पहुंच जाना चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए प्रैक्टिस, ठीक है। साथ साथ में अपना ध्यान भी रखेंगे, क्योंकि अपना स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे तो आप पढ़ाई भी बेहतर कर पाएंगे। तो आज के लिए दोस्त इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में। मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू सो मच।